हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं सिमर वर्मा बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार आप लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत प्रत्येक चैप्टर की मैराथन क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैंने सोचा कि आप लोग लगातार वही मैराथन क्लास डेली कर करके बोर भी हो गए होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ नया हम पढ़ें। तो आज हम आप लोगों को एक जो है मॉडल पेपर हल कराने जा रहे हैं, जो कि अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी पेपर आएगा वो हूबहू ऐसे ही मिलेगा। ठीक है ना। मैंने आप लोगों को अनसॉल्व पेपर में सॉल्व कराया है, सेट नंबर 5 तक की क्लासें दी हैं। तो मैंने सोचा लाओ सेट नंबर 6 उठा लेते हैं और आप लोगों को ये मॉडल पेपर अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि कैसे आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। इससे आप लोगों को ये अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आप जो लगातार क्लासें कर रहे हैं, ठीक, इससे आप सभी लोगों का जो मॉडल पेपर वो हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मॉडल पेपर हल होगा तभी तो आपका बोर्ड का पेपर हल होगा। तो चलिए यहाँ पर हम मॉडल पेपर को हल करना आप सभी को सिखाएंगे। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थी भाई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर आए सब्सक्राइब कर दें और लगातार भाई वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है ना भाई। बतियाएगा नहीं, आप लोग बतियाते बहुत हैं तो बतियाइएगा नहीं। मॉडल पेपर है, आज मैराथन क्लास नहीं है बल्कि आज मॉडल पेपर की क्लास है। मतलब अगर आप मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो आने वाला जो बोर्ड पेपर होगा वो आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा, एकदम मक्खन हो जाएगा। तो चलिए भैया, हम बिना समय को लॉस किए हुए लेते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि यदि समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक समुच्चय ए है जिसमें जो अवयव की संख्या है उसमें 1 से लेकर 7 तक के एलिमेंट दिए गए हैं। सभी विद्यार्थी भैया ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे क्योंकि जो भी आज मैंने मॉडल पेपर उठाया बहुत ही समझ लीजिए धांसू मॉडल प्रश्न पत्र है। ठीक है ना। हो सकता है आप सभी लोग किसी क्वेश्चन को रटे हों, मैं रटना कुछ भी नहीं सिखाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक, धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। एक समुच्चय ए दिया गया है जिसमें आपके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, एक समुच्चय के अंदर 7 एलिमेंट उपस्थित है 1 से लेकर 7 तक। इसमें बताया जा रहा है कि इस समुच्चय पर आधारित आपको एक रिलेशन दिया गया है और रिलेशन में जो बात कही गई वो ये कही गई कि 1, 1, 2, 2 और 3, 3 और 4, 4, उसके बाद दिया गया है 5, 5, फिर 6, 6, फिर 7, 7। देखिए प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं का क्या है भाई, स्वयं के साथ रिलेशन है 7, 7। इस तरीके से आपको एक संबंध डिफाइन किया गया है इस समुच्चय पर। अब बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही संबंध चयन कीजिए। पहला दिया गया संबंधहीन, मतलब ये संबंध ही नहीं है कोई। दूसरा ऑप्शन दिया गया तुच्छ संबंध, तीसरा संबंध दिया गया तुल्यता संबंध और चौथा दिया गया रिक्त संबंध। सभी विद्यार्थी समझते होंगे कि हम लोगों ने तो अपने सिलेबस में सतुल्य समित संक्रामक संबंध पढ़ा है। तो इसमें देखिए एक रिलेशन दिया गया तुल्यता संबंध। तुल्यता का मतलब अगर ये सतुल्य है, समित है और संक्रामक है तो ये तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी 7 एलिमेंट हैं, सातों एलिमेंट का स्वयं के साथ यहाँ पर रिलेशन दिखाया गया है। प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है, मतलब सतुल्य तो 100% है ये। बताइए, इसमें तो कोई शक नहीं, सतुल्य तो ये है ही है ना। अच्छा, सममित की बात करें, सममित में आपको ये बताया गया था कि अगर A, B हमारे रिलेशन में है तो B, A भी हमारे दिए गए रिलेशन में होना चाहिए। आप कहोगे कि 1, 1 हमारे दिए गए रिलेशन में है तो इसका जब उल्टा निकालेंगे तो भी तो 1, 1 ही होगा, तो वो दिए गए रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए अब आप कहोगे कि सर जी 1, 1 तो हमारे दिए गए रिलेशन में है, फिर इसका उल्टा 1, 1 होगा, वो इस समुच्चय में दोबारा क्यों नहीं है। आप ये चीज़ कहोगे ना तो आप भैया बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप लोगों ने समुच्चय चैप्टर में पढ़ा है कि समुच्चय के अंदर किसी भी क्रमित युग्म का दोबारा मतलब न एक ही बार लिखा जाता है, उसको 2 बार नहीं लिखा जाता है। जैसे 1, 1 है तो इस क्रमित युग्म के अंदर 1, 1 दोबारा नहीं आएगा, उसको एक ही बार लिखा जाता है। मान लिया जाता है कि वो दोबारा है तो 1, 1 अगर दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो दोबारा जब इसका उल्टा निकालेंगे 1, 1 फिर आएगा तो दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा। दोबारा इस रिलेशन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये सम्मित है। A, B बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन में तो B, A भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। सीधी सी बात है। मतलब सतुल्य संबंध जो होता है सम्मित होता है, चाहे ऐसे आप समझ लीजिए प्रत्येक सतुल्य संबंध जो होता है भैया वो सम्मित होता है। क्लियर है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये सम्मित हो गया, बात करें यहाँ पर संक्रामक की। सम्मित हो गया, संक्रामक में आपकी इफ वाली कंडीशन है, मतलब कहा गया है कि यदि A, B दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तथा इसके बाद ये भी लगा है कि B, C दिए गए रिलेशन में बिलोंग करे, तब आपको ये बताना है कि जो है
ए कामा सी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तब आपको ये चीज बताना है। तो मैं देख रहा हूं कि ए बी से रिलेशन रखता ही नहीं। आप बताइए, प्रत्येक एलिमेंट तो स्वयं से रिलेशन रख रहा है ना, क्या एक दो से रिलेशन रख रहा है? नहीं रख रहा है। देखो कहीं रिलेशन दिया है कि एक दो से, दो तीन से, ऐसा कुछ नहीं दिया ना। तो इसका मतलब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से संबंधित ही नहीं है, यानी कोई संबंध ही नहीं रखता है, प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से ही संबंध रखता है। तो इफ वाली कोई कंडीशन नहीं लागू हुई तो आप कहोगे कि फिर ये संक्रामक नहीं होगा। नहीं भैया, संक्रामक होगा। अगर ये कंडीशन नहीं शुरू होती है कि ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो संक्रामक है। ठीक, अगर ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, उसके बाद बी कामा सी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, तब ए कामा सी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा, तब वो संक्रामक होगा। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तब भी दिया गया संबंध संक्रामक संबंध होता है। आप प्लेलिस्ट मेरी देख लीजिए, मैंने बालाजी पब्लिकेशन बुक की जब पढ़ाई है आपको, तो मैंने एक एक बात आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। उसमें बताया है कि अगर इफ वाली कंडीशन लागू नहीं हो रही तब भी दिया गया संबंध हमारा संक्रामक यानी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है ना। तो इसमें इफ वाली कंडीशन जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर साफ साफ ये बताएंगे कि ये संबंध क्या है, एक संक्रामक संबंध भी है, संक्रामक भी। और कोई संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रामक हो जाता है तो वह संबंध भैया एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, यानी तुल्यता संबंध हो जाता है। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक, देखिए हम चाहते तो उसको आगे भगा सकते हैं, लेकिन भैया नॉलेज बहुत अच्छे से अगर आपको हो गया तो आप कहीं पर भी सवाल पूछा जाएगा तो आप फंसोगे नहीं। ऐसा रट्टा मारना तो आपको ऑप्शन मैंने बता दिया, ऑप्शन आप टिक कर लीजिए, लेकिन आप समझिए कि स्वतुल्य है क्या, सम्मित है क्या, संक्रामक है क्या। संक्रामक में कहा गया कि यदि ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है और बी कामा सी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, तब ए कामा सी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से संबंधित ही नहीं है, संबंध ही नहीं रखता है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब भी वह संबंध हमारा संक्रामक होता है। यह संक्रामक संबंध की परिभाषा है, इसलिए दिया गया संबंध संक्रामक है। और जब ये संबंध सतुल्य सम्मित संक्रामक हो गया तो यह संबंध एक तुल्यता संबंध हो गया। नहीं, ये ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड होगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बताइए सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं समझ में? देखिए आप मेरी मैराथन क्लासें कर लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैंने प्रत्येक टॉपिक पर अच्छे तरीके से क्लास आपको प्रोवाइड की। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का दूसरा प्रश्न, इसमें भैया क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट रियल टू रियल एकाकी आच्छादक है। ठीक है, आपको यहाँ पर एकाकी आच्छादक एक फलन को जो है प्रूव करना है। f(x) इक्वल टू आपको जो फलन दिया गया भैया वो 2x दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि जो ये फलन है वो रियल टू रियल, क्या ये विद्यार्थी बात सारे समझ रहे हैं? रियल टू रियल कहने का मतलब है इस फलन का जो प्रांत आएगा वो एक वास्तविक संख्या से आएगा, फिर टू रियल मतलब जो सह प्रांत आएगा वो भी एक वास्तविक संख्या से आएगा। इसका मतलब ये है, बाकी कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर ये बात कही गई कि जो f(x) है वो 2x है, तो आप बताइए कि ये एकाकी है आच्छादक है। इन्होंने क्या कहा है? आप सिद्ध कीजिए कि ये फलन जो है रियल टू रियल एकाकी आच्छादक दोनों है। तो देखिए कैसे एकाकी आच्छादक। एकाकी के लिए हम क्या करते हैं, सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम एकाकी के लिए क्या करते हैं, हम जो f(x1) की वैल्यू होती है उसको f(x2) के बराबर दिखाते हैं, और अगर x1 बराबर x2 हो जाता है तो हम कहते हैं कि फलन हमारा एकाकी है। तो f(x1) की वैल्यू हो जाएगी भैया 2x1, क्योंकि f(x) बराबर 2x है तो f(x1) की वैल्यू 2x1 हो जाएगी, f(x2) की वैल्यू भैया 2x2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2 हो गया। और अगर एलिमेंट आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब ये फलन एकाकी है। क्या भैया? एकाकी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब आगे बात करें आच्छादक के लिए क्या करते हैं हम? आच्छादक के लिए जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है f(x) बराबर कितना दिया गया भैया 2x, तो आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं कि जो f(x) की वैल्यू होती है उसको किसके बराबर मान लेते हैं? उसको हम y के बराबर मान लेते हैं। f(x) की वैल्यू 2x के बराबर है और 2x को हम y के बराबर मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। आच्छादक की परिभाषा ये होती है कि जब सहप्रांत परिसर के बराबर हो जाए तब वो आच्छादक होता है। तो सहप्रांत परिसर के बराबर होता कैसे है? जब हम f(x) की वैल्यू 2x के बराबर दिखा, मतलब f(x) की वैल्यू y के बराबर दिखा दें और उसके बाद यहाँ से हम x का मान निकाल लें y के पदों में, फिर इस x का मान पुनः रख दें, कहाँ पर रख दें? इसी फलन में। देखिए f(x) बराबर क्या दिया गया था? 2x दिया था, x के स्थान पर हम मान रख देंगे, x के स्थान पर रख दिया मैंने y/2, क्योंकि x का मान y/2 आया है, और उसके बाद यहाँ पर भी रख दिया 2 गुणे x का मान y/2 और हल किया। और अगर हमें fy/2 की वैल्यू मिल गई पुनः y, तो इसका मतलब ये है कि जो सहप्रांत है भैया, अगर पुनः वही चीज मिल गया y, ठीक, तो इसका मतलब सहप्रांत जो होता है वो परिसर के बराबर होता है। मैंने अच्छे तरीके से आपको मैराथन क्लास में बताया हुआ है।
ठीक, तो सह प्रांत जो होता है वो परिसर के बराबर हो गया, और अगर कहीं पर सह प्रांत परिसर के बराबर हो गया इसका मतलब f(x) क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, फलन क्या हो गया, आच्छादक हो गया। एक तो हमने पहले प्रूव कर दिया, अब ये फलन आच्छादक भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया है कि नहीं दिया, ऑप्शन दिया ही नहीं। तो इन्होंने ये कहा था कि सिद्ध कीजिए कि फलन एक आच्छादक है। भैया तो है तो है। बताइए सभी विद्यार्थियों को क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? जल्दबाजी नहीं, एक एक बात को सीख कर हमें जाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं गा पार्ट की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मॉडल पेपर बहुत ही गजब का है, अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे तो नए पैटर्न पर आधारित है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो अगला गा पार्ट ये बोला जा रहा है, देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है इन्होंने गा पार्ट में। पहले का गा पार्ट यानी तीसरा क्वेश्चन होगा। इन्होंने कहा है कि आप समाकलन कीजिए। समाकलन किसका करना भैया, sin 2x और इनटू में cos 3x का हमें इस फलन का समाकलन करना है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे सर जी समाकलन तो आसान है, लेकिन अब इसे हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 sin इनटू cos b का फार्मूला लगेगा, और ये काफ़ी विद्यार्थी जो है कंफ्यूज होने लगते हैं, फार्मूला भूलने लगते हैं। फार्मूला भैया ना भूलिए। देखिए इसको आप क्या कीजिए, इसको पहले i के बराबर मानिए, फिर आप 2 से गुणा 2 से भाग कीजिए जिससे ये फार्मूला बन जाए। तो 2 से गुणा करोगे तो 2 sin 2x हो जाएगा इनटू में cos 3x हो जाएगा और dx हो जाएगा। बताइए बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई? अब ये हो जाएगा भैया आपका i = 1/2। अब जब देखें यहाँ पर 2 sin इनटू 2 से गुणा किया तो 2 sin इनटू cos भी हो गया। आपको हम फार्मूला पहले लिख देते हैं ना, फार्मूला लिख देते हैं, कोई विद्यार्थी भूलेगा नहीं। फार्मूला होता है 2 sin a इनटू में cos b का। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है sin a + b और प्लस sin a - b, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, इसी फार्मूले का यहाँ पर यूज कर देंगे हम। तो ये आपका हो जाएगा i = 1/2, इसके स्थान पर लिख देंगे sin a + b, मतलब 2x + 3x से कितना हो जाएगा 5x, फिर प्लस लगाएंगे sin a - b, 2x से 3x से घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा। ठीक, अब अलग अलग क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो i = 1/2, ये sin 5x का अलग समाकलन हो जाएगा प्लस 1/2 का गुणा इससे भी तो होगा, और ये हो जाएगा भैया sin -x dx, इसका समाकलन अलग कर देंगे। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? समझ में आ रही होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बात करें तो i = 1/2, sin 5x का सभी लोग समाकलन जानते हो 1/5, और sin 5x का कितना हो जाएगा cos 5x, वो भी माइनस का समाकलन कर रहे हैं, अवकलन नहीं कर रहे हैं। फिर देखिए sin -θ माइनस sin थीटा होता है तो माइनस पहले बाहर कर लेंगे -1/2, और sin x का समाकलन कितना होता है भैया -cos x होता है, तो -cos x होता है तो माइनस पहले से एक आ चुका है, माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और प्लस c लिख दीजिए। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो -5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और ये जाएगा cos 5x + 1/2, और ये जाएगा cos x और प्लस का c। इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमें जो है इस दिए गए फलन का समाकल गुणांक मिल चुका है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो आपकी इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही ज़बरदस्त आज की क्लास। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही नए पैटर्न पर आधारित मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर यहाँ पर हल करा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों का कर्तव्य है कि वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्लास अभी कहाँ हो जाएगी इतनी जल्दी, है ना। हंसीएगा नहीं भाई, मजाक में निकल जाता है। चलिए आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, घा पार्ट की ओर। इसमें बोला जा रहा है कि सदिश, देखिए यहाँ पर 2 सदिश दिए गए हैं। ये घा पार्ट है, इसमें एक सदिश दिया गया वेक्टर a = आपको दिया गया है, कितना दिया गया है i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप। ठीक, उसके बाद दिया गया है वेक्टर b = कितना दिया गया है i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप दिया गया है। बताया जा रहा है कि इनके बीच का कोण क्या होगा। आपको बता दें अभी मैं सदिश चैप्टर की मैराथन क्लास देने वाला हूं, आज देने वाला था। सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज ही सदिश की चैप्टर की मैराथन क्लास होनी थी। तो देखिए मैं सोच रहा था कि लगातार भाई आपको क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूँ चैप्टर वाइज मैराथन, तो सकता बोर होने लगे हो, इसलिए मैं मॉडल पेपर आज उठा लिया हूँ। टेंशन न लीजिए, कल आपकी सदिश की मैराथन क्लास होगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए भाई, आप लोगों को पूरा पढ़ाएंगे। आप लोग तो तुरंत चिंता करने लगते हो एक ही दिन में, ठीक है ना। तो देखिए जब दो सदिशों के बीच का कोण निकालना हो तो 2 सदिशों का भैया डॉट प्रोडक्ट का सूत्र होता है, छोटी क्लासों से पढ़ के आ रहे हो, क्लास 11th में पढ़ा है। मॉड वेक्टर है, मॉड वेक्टर भी इनटू में होता है भैया cos थीटा, जहाँ थीटा जो होता है वो दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। ठीक, डॉट प्रोडक्ट i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप, ये सभी विद्यार्थी कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप इक्वल टू, मॉड का मतलब होता है दिए गए सदिश का परिमाण। परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडरवुड लगाते हैं। i के गुणांक का स्क्वायर, देखिए वेक्टर a का परिमाण निकाल रहे हैं तो वेक्टर a में i का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर j का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस के
तो मतलब k का गुणांक -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आएगा आपका। फिर इसी प्रकार निकालेंगे n2 में मॉड वेक्टर भी, यानी जो आपका सदिश b है उसका परिमाण निकालेंगे। इसमें i का गुणांक 1, 1 का स्क्वायर 1, -j मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमें 1 ही मिलेगा। फिर k का गुणांक 1, 1 का स्क्वायर। n2 में भैया cos थीटा, मैंने cos थीटा लिख दिया। आ रही बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i का i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो i डॉट i का मल्टीप्लाई होता है 1, j डॉट j का मल्टीप्लाई 1, k डॉट k का मल्टीप्लाई 1, तो i का मल्टीप्लाई 1, j का मल्टीप्लाई 1, लेकिन प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो -1, माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, और k डॉट k का मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, 1, 1 √3 n2 में √1, 1, 1 √3 n2 में भैया cos थीटा। -1 + 1 ये आपका 0 हो गया, -1 बचा, √3 का गुणा 3, और ये आ जाएगा 1 के बटे में बराबर cos थीटा। मैंने थीटा बोला था इन दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है, तो थीटा का मान निकालेंगे तो cos इधर आ जाएगा, ये cos इनवर्स -1/3 हो जाएगा। तो जो कोण हो जाएगा वो आपका cos इनवर्स -1/3 हो जाएगा। आई बात समझ में? मज़ा आ रहा होगा भाई आज की क्लास में। चलिए आज थोड़ा धीरे भी पढ़ा रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप सभी लोग जब लगातार क्लास में जुड़े रहते हो तो हमारे अंदर ऊर्जा रहती है और आपको हम लगातार देर तक पढ़ाते रहते हैं। जब आप लोग आते हो, आए चले गए, इस तरीके से कुछ समझ में नहीं आता। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे कमेंट करते हैं कि सर जी हमारी समझ में नहीं आया। अरे भैया आपको जब हम क्लास दे रहे हैं तो शुरुआत से आप आइए ना क्लास में, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप बीच में आपको कोई चीज़ कहाँ समझ में आ जाएगी? आप बताइए हमें, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब पकवान बन रहा हो ताज़ा मिल जाता है तो कितना आनंद आता है बताइए। कोई भी प्रकार की मिठाई एकदम ताज़ी निकल के कितनी अच्छी लगती है। थोड़ा समय अगर वो जो है थोड़ा सा हल्की हो जाती है, गर्म एकदम ख़त्म हो जाता है गर्माहट उसकी, उसके बाद उसका स्वाद उतना मज़ा नहीं रहता है। तो इसीलिए जब क्लास शुरू हो तब भैया आप उसको ज्वाइन कीजिए पूरी एनर्जी के साथ, उसके बाद झोंक दीजिए आप एनर्जी। देखिए फिर सवाल कैसे समझ में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अंगा पार्ट, अवकल समीकरण d2y/dx² का होल क्यूब प्लस d/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन d/dx प्लस 1 इक्वल टू 0 की घात क्या है? अभी मैंने कल आप लोगों को अवकल समीकरण की मैराथन क्लास दी, उसमें मैंने शायद इसी क्वेश्चन को उठाया था। d2y/dx² की पावर होल पावर 3 है प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन इनटू में आपको दिया गया है dy/dx और प्लस का 1 इक्वल टू 0। और मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया कि अगर कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चर घातांकी फलन या लॉगरिथमिक फंक्शन के गुणे में या थीटा के रूप में dy/dx है तो उस अवकल समीकरण की जो घात होती है वो परिभाषित नहीं मानी जाती है, परिभाषित नहीं मानी जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके थीटा में dy/dx है तो इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है। लेकिन अगर कोट की बात करें तो कोट ही आपकी मैक्सिमम अवकलज होता है ना, तो अवकलज मैक्सिमम 2 बार हुआ है तो इसकी जो कोट हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। फिर भी कल मैं देख रहा था, मैंने कहा कि मैं क्लास लेता हूँ तो आपके कमेंट जरूर देखता हूँ, कमेंट पढ़ता नहीं हूँ लेकिन कमेंट जरूर देखता हूँ। तो मैंने देखा बहुत सारे विद्यार्थी बता रहे थे घात 3 होगी, घात 3 होगी। अरे भैया घात कैसे 3 होगी? घात जो होती है वो जो मैक्सिमम अवकलज होता है ना उसकी पावर घात होती है, ऐसा थोड़ी वो जो बड़ी है तो वही घात हो जाएगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम अवकलज 2 बार हुआ है, इसकी पावर 3 होती है, अभी घात हो जाती 3, लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थीटा में dy/dx हो गया इसलिए घात परिभाषित नहीं होगी। मैंने इसलिए ये रूल बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन के अगर थीटा के स्थान पर या पावर के स्थान पर आपका dy/dx हो जाता है तो घात परिभाषित नहीं होती। हाँ अभी साइन x उसके बाद आपका अलग लिखा होता तो परिभाषित हो जाता भाई, साइन x के पास में नहीं होता। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में पास में एकदम ना हो, उसके गुणे में ना हो, मतलब ना थीटा में हो ना उसके पावर में हो, तब फिर जो है परिभाषित हो जाती घात यहाँ। ओके चलिए भाई आगे बढ़े, ज़्यादा बकवास ना करें। अगले क्वेश्चन की ओर लिखा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। लिखा है सिद्ध कीजिए, भाई दूसरे का पार्ट बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आप सभी लोग जानते हो हमें जो सिद्ध करना होता है सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि जो साइन इनवर्स -x है इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। अभी देखना ही तुरंत ऐसे ही आपका प्रूव हो जाएगा। तो आप बताइए साइन इनवर्स जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये साइन बन जाएगा साइन y। अच्छा माइनस को उधर भेज देंगे, देखिए इतना रहिएगा, माइनस को भेजेंगे उधर तो माइनस साइन y हो जाएगा आपका। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बताइए। आप अगर हम यहाँ पर देखें तो x बराबर इसको ऐसा लिख सकते हैं
माइनस साइन थीटा जो होता है साइन माइनस थीटा के बराबर होता है, तो साइन माइनस वाई लिख सकते हैं, माइनस साइन वाई को साइन माइनस वाई लिख सकते हैं। अब आप साइन को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और इधर जाएगा माइनस का वाई। आप यहाँ पर देखिए y किसके बराबर था, साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर था कि नहीं। इस माइनस को फिर इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स बराबर y। ठीक, अतः आप देखिए माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर y है ना। हमने कहा y मायने भी वही ली थी, y किसके बराबर था, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स। और प्रश्न में भैया यही चीज आपको प्रूव करना था कि जो साइन इनवर्स माइनस एक्स वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के है, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर सिद्ध कर दिया मैंने। बहुत ही सरल प्रश्न था, थोड़ा सा बातें ध्यान रखना है बस। ठीक, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की भी मैराथन क्लास दी, देख लोगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, समय को लॉस नहीं करते हैं। और आज की क्लास का अगला क्वेश्चन खा पार्ट लिखा y इक्वल टू, ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू, क्या दिया गया भाई, दिया गया है y इक्वल टू एक समीकरण दी गई है a cos x प्लस b sin x। बोला जा रहा है कि अवकल समीकरण d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 है। मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी दी गई समीकरण की अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि उस समीकरण में कितने अचर हैं। जितने अचर पद होंगे उतनी बार अवकलन कर देंगे, बस हमें अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी। हमें अचर पदों को गायब करना रहता है। ठीक, तो यहाँ पर जब अवकलन करेंगे एक बार तो ये हो जाएगा भैया डी वाई बाई डी एक्स, ए हो जाएगा कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा भैया माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स लिख देंगे, प्लस बी साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा कॉस एक्स। फिर पुनः एक बार अवकलन करेंगे क्योंकि दो अचर पद है ना, तो पुनः अवकलन करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का ए साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। और देखिए बी हो जाएगा आपका कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में अगर हम देखें, इन दोनों में अगर हम माइनस का मान ले लें तो ये जाएगा a cos x प्लस बी साइन एक्स, हो जाएगा कि नहीं। और आप बताइए a cos x प्लस बी साइन एक्स यहाँ पर y के बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर ले सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस y को इधर ले जाएंगे तो प्लस वाई इक्वल टू 0। यही चीज़ आपको सिद्ध करना था जो कि आपका सिद्ध हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परेशान मत होइएगा, मैं कोई भी प्रकार की बातचीत नहीं करूंगा क्लास में, आप सभी लोगों को एक के बाद एक क्वेश्चन की ओर लेकर चलूंगा। ठीक, सभी विद्यार्थी भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्लास को अंत तक देखने के बाद आप लोगों को ये जरूर लाभ मिलेगा कि हमने कुछ आज के क्लास में सीखा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लिखा एफ सच दैट रियल टू रियल। मैंने कहा कि अगर एफ सच दैट रियल टू रियल लिखा, इसका मतलब वो फलन जो है उसका प्रांत भी वास्तविक संख्या से आ रहा है और सहप्रांत भी वास्तविक संख्या से आ रहा है। लिखा है जी सच दैट रियल टू रियल, मतलब जो जी एक्स फलन है वो भी उसका प्रांत वास्तविक संख्या से आ रहा है और सहप्रांत भी वास्तविक संख्या से आ रहा है। फिर दिया गया है कि क्रमशः एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। क्या दिया गया है, एफ एक्स यानी जो एफ फलन है वो दिया गया है कॉस एक्स, और जो जी एक्स फलन है वो आपको दिया गया है साइन एक्स। शायद यही दिया गया है, हाँ यही दिया गया है। जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर दिया गया, ओके, जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि द्वारा परिभाषित है तो गॉफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जानते हो, फलनों का संयोजन, गॉफ का मान निकालना है आपको, है ना। और साथ में आपको निकालना है फॉग। फॉग तो अब नहीं चल रहा है, फॉग चलना बंद हो गया कि नहीं बताइए कमेंट करके, अभी भी आप फॉग डालते हो। चलिए यहाँ पर देखते हैं, गॉफ की अगर बात करें तो गॉफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब आप बताइए जी एक्स बराबर कितना है, 3x स्क्वायर है, तो जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा कितना भाई 3, और ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर। जहां पर x था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या रखना है, एफ एक्स रखना है। एफ एक्स का मान आपको दिया गया भाई, कितना दिया गया है एफ एक्स, एफ एक्स का मान कॉस एक्स दिया गया है, तो कॉस रख दिया, एक्स रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स। होल स्क्वायर करते तो वो स्क्वायर थीटा पर नहीं आती बल्कि त्रिकोणमितीय फलन पर आती। तो इस तरीके से 3 cos स्क्वायर एक्स मिल गया हमें गॉफ का मान। तथा हमें दूसरी वैल्यू यहाँ पर क्या निकालनी है, फॉग की। फॉग का मतलब ओ का मतलब ऑफ, एफ ऑफ फिर जी है, इसका मतलब जी एक्स। ओके, अब आप बताइए एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, तो एफ जी एक्स बराबर किसके बराबर हो जाएगा, कॉस एक्स के स्थान पर लिख देंगे एफ एक्स। अब आप बताइए कॉस एफ एक्स, एफ एक्स का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर गलती नहीं करना, ओ सॉरी एफ एक्स नहीं जी एक्स है, सॉरी जी एक्स। ठीक, आप देखिए एफ एक्स बराबर कॉस एक्स था, तो यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स है। अब एफ जी एक्स है यानी एक्स के स्थान पर जी एक्स पुट करना है, तो कॉस जी एक्स हो जाएगा। और जी एक्स की वैल्यू आपको दी गई 3x स्क्वायर, रख दीजिए यहाँ पर 3x स्क्वायर।
इस तरीके से जो वैल्यू आपको मिल गई वो आपको मिल गई फॉक की और ये मिल गई गॉस की। उम्मीद करता हूं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना आप सभी लोगों के लिए बहुत आसान है, हालांकि सिलेबस में नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो बता दिया मैंने। ओके, इस बार के सिलेबस में नहीं, लेकिन अभी नए मॉडर्न का पेपर में देखा, ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, एक ही छदक का आएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है कि दिखाइए कि एक फलन है, ठीक, लिमिट एंड कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर एक फलन दिया गया है x² + 3 और लिखा है कि यदि x नॉट इक्वल टू 0, फिर लिखा है 1 यदि x इक्वल टू 0, और उन्होंने कहा है x बराबर 0 पर जो ये फलन है वो सतत नहीं है। कोई फलन दी गई लिमिट पर कंटिन्यूअस कब नहीं होता है, सभी को पता है कि उस दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू, उस दी गई लिमिट पर LHL की वैल्यू, नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होती तो उस दी गई लिमिट पर फलन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होता है। ये सभी विद्यार्थी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए तो x बराबर 0 पर जो एफ एक्स की वैल्यू है वो कितनी बताइए, 1 है कि नहीं है। x बराबर जब 0 तो फलन की वैल्यू 1 है, इन्होंने खुद दिया है, हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही फलन होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फलन होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू लगा, और मैंने आपको बताया कि नॉट इक्वल टू लगा होता तो ये फलन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 से हल्की, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जो भी लिमिट उससे हल्की कम वैल्यू पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, फलन की। तो ये हो जाएगा भैया लिमिट x टेंड टू 0 से हल्की कम वैल्यू पर एफ एक्स का मान कितना भैया, x² + 3। x का मान 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर + 3 यानी आपको मिल जाएगा 3। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, या अब ये सतत नहीं है, आप ऐसे देख लीजिए कि फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं, आगे आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं। आप लिखोगे f जो 0 की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू LHL, आगे राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत है नहीं, जब यही इक्वल नहीं तो आगे क्या जरूरत। अतः लिख देंगे, अतः x बराबर 0 पर जो एफ एक्स है वो क्या है भाई, सतत नहीं है, यानी असतत है, सतत नहीं है। और जब सतत नहीं तो इसका मतलब क्या है, फलन असतत है। बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि A और B दो घटनाएं हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का मतलब होता है घटना A के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना B घटित हो चुकी हो। कौन सी घटना घटित हो चुकी होती है, जो बटे में होती है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B दिया गया है, इसका मतलब जो घटना B है वो घटित हो चुकी है, हमें घटना A के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है। फिर लिखा है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, ठीक, ये दिया गया, कंडीशन दी गई है। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन भैया सही है। कितना मजेदार क्वेश्चन, जिसको सूत्र आता है उसको मजा आ जाएगा। आप लोग जाइएगा, एक प्लेलिस्ट देखिए बनी मिल जाएगी आपको, उसमें प्रोबेबिलिटी की लगातार 3 क्लासें मिल जाएंगी, वो कर लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी एकदम मक्खन हो जाएगा। नहीं तो भी मैराथन क्लास आपको देंगे, वही कर लेना। लिखा है इसमें कि A और B दो घटनाएं, इसमें दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B बराबर दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। अब आप सभी को सूत्र पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का सूत्र था प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जो बटे में होता है बटे में होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा A। ये तो सूत्र सभी को आना चाहिए। और एक चीज़ आपको बता दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का जो मान होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A के बराबर होता है, चाहे A/B या B/A दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये चीज़ से ये चीज़ आपकी कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो ये बचेगा 1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर 1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और कैंची गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमें मिल जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, वो आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरे का पार्ट देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, तीसरे का पार्ट। अब थोड़ा जबरदस्त प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। तीसरे के का पार्ट में बोला जा रहा है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू, वाह भाई क्या क्वेश्चन दिया गया है। एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 4x + 3 और अपान में दिया गया है 6x - 4, ठीक। लिखा है x नॉट इक्वल टू 2/3। सभी विद्यार्थियों को पता है कि अगर x की वैल्यू 2/3 के बराबर हो जाएगी, x नॉट इक्वल टू 2/3 का मतलब क्या है
कि x की वैल्यू 2/3 के बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 2/3 के बराबर हो गई तो इस फलन के हर में, जो फलन अंश अपान हर के रूप में दिया है, इसके हर में 0 आ जाएगा। और किसी भी संख्या, किसी भी पद के बटे में 0 आने का मतलब वो इन्फिनिटिव हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो जब फलन परिभाषित ही नहीं होगा तो सवाल कहाँ से लगाएंगे हम, ठीक है ना, इसलिए ये चीज लिखा होता है, बाकी इस चीज से कोई मतलब नहीं। ओके, आगे चलिए देखते हैं। लेकिन सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f ऑफ f, अब इन्होंने दिया क्या, f ऑफ f x इक्वल टू x, ये चीज आपको दिखानी। अभी मैंने बताया f ऑफ f x का मतलब ये है भैया आपका कि f, ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, ऑफ का मतलब ब्रेकेट f x। ओके, अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे, ये चीज लेकर चलेंगे और आर चल लेंगे। अब बताइए आप, एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 अपान में 6x माइनस 4 दिया गया है, तो एफ ऑफ एफ एक्स, अब यहाँ पर x है, यहाँ पर एफ एक्स है, तो ये हो जाएगा 4, उसके बाद आपका हो जाएगा एफ एक्स, है ना, उसके बाद हो जाएगा प्लस 3 अपान में आपका हो जाएगा 6f(x) और माइनस का 4। यहाँ पर एफ x था तो यहाँ पर 4 के गुणे में x था, यहाँ पर f इंटू में fx है, तो जहाँ जहाँ x वहाँ पर हमने fx पुट कर दिया। अब fx का मान तो सभी को पता है 4, fx का मान कितना भैया बताइए, 4x प्लस 3 अपान में 6x माइनस 4 और प्लस का 3 अपान में आ जाएंगे 6 इंटू में fx की वैल्यू कितनी भैया, 4x प्लस का 3 अपान में 6x माइनस का 4 और माइनस का 4। इसे हल करेंगे आगे तो कि देखिए कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 4 और 4 का गुणा भैया 16x और 4 और 3 का गुणा आपका हो जाएगा 12। फिर इसका गुणा इधर से करेंगे ना हर बराबर करने के लिए, 6 3 का आपका हो जाएगा 18x और उसके बाद बात करें तो 4 और 3 का गुणा 4 थे भैया माइनस का 12 और पूरे के हर में आपका हो जाएगा 6x माइनस 4, पूरे के बट्टे में आ जाएंगे। देखिए 6 और 4 का गुणा करेंगे 6 चौक 24x, 6 और 3 का गुणा करेंगे 18 और इसका गुणा इधर से करेंगे 6 चौक कितना हो जाएगा माइनस का 24x और माइनस 4 और माइनस 4 का गुणा प्लस का भैया 16 और पूरे के बट्टे में आपका हो जाएगा 6x माइनस का 4। ये हर से हर आपका तुरंत कैंसिल हो जाएगा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं। तो देखिए क्या बचेगा, 16x 18x मिलके आपका हो जाएगा भैया 34x, जोड़ना पता है, माइनस 12 प्लस 12 जीरो हो जाएगा बटे में, माइनस 24x प्लस 24x माइनस 24x जीरो, 18 और 16 जोड़ के देख लीजिए 8 से 14 यानी ये भी 34 हो जाएगा। 34 से 34 को कैंसिल करेंगे बराबर x आ गया और राइट हैंड साइड में हमें यही चीज़ प्रूव करना था कि ये चीज़ x के बराबर है, तो भैया हो गई और ये चीज़ आपकी हो गई प्रूफ। बताइए आया मज़ा, बढ़िया सवाल था 2 नंबर में। आगे दिया गया खा पाठ। खा पाठ में क्या बोला जा रहा है, खा पाठ में दिया गया है कि tan इनवर्स, क्या दिया गया है, tan इनवर्स 2 cos, फिर दिया गया है 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सवाल है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का है। ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा, क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको हम समझा देंगे। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स लिखा है, tan इनवर्स लगा देंगे। देखिए हमको अंदर वाले ब्रैकेट को धीरे धीरे सॉल्व करना है। ये आपका हो जाएगा भैया 2 cos, देखिए फिर ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स, अच्छा 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, 37 की वैल्यू, 37 को ले सकते हैं π/6। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में थीटा के स्थान पर π/6 रख देंगे, 2 से इसको काटेंगे 3 हो जाएगा, तो ये जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2 cos, क्या बचा π/3। अब π/3 का मतलब क्या होता है, 180/3 यानी 60 डिग्री और 60 डिग्री tan 2 cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी भाई 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आपका हो गया tan इनवर्स कितना 1, ये हो गया tan इनवर्स 1, tan कितने की वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है, tan इनवर्स tan थीटा थीटा के बराबर, थीटा के स्थान पर भैया π/4। ठीक, ओके, tan इनवर्स tan थीटा यानी π/4 वैल्यू आ जाएगी। ओके, थीटा के स्थान पर यहाँ पर π/4। बताइए समझ में आई बात कि नहीं समझ में, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक, लगातार क्लासें आप अगर हमारी ले रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। इन्होंने कहा है, एक यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, ए इक्वल टू एक आप भी दिया गया है और बताया है कि आप तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, यदि इसका अस्तित्व है तो इनवर्स ज्ञात कीजिए। कोई आप भी दिया जाइए, आप कैसे पता लगाओगे कि उसका अस्तित्व है कि नहीं है, अस्तित्व होगा तभी उसका इनवर्स संभव होगा। तो चलिए अभी आपको बताते हैं किसी दिए गए आव्यूह का अस्तित्व कब होता है।
ठीक, अगर ऐसे ही रट लिए होंगे कि इन्वर्स ज्ञात करना तो गलत भी कर दोगे। पहले आपको चेक करना पड़ेगा ना कि उसका अस्तित्व है या इन्वर्स संभव है कि नहीं है। मैं तो हर सवाल में आपको बताता था कि इन्वर्स कब संभव है कब नहीं संभव है। तो जैसे यहाँ पर एक आप दिया गया है, गा पार्ट होगा, ठीक, गा पार्ट में आपको दिया गया है ए स्क्वायर टू, आप दिया गया है आपको 10 - 2, उसके बाद दिया गया -5 1। सबसे पहले इस दिए गए आव्यूह के सारणिक का मान निकालते हैं। सारणिक के लिए हम सारणिक का चिन्ह बनाते हैं 10 - 2 -5 1। अब सारणिक का मान निकालने के लिए इसका इधर से गुणा करते हैं, 10 × 10 माइनस चिन्ह लगाते हैं, -2 -5 का गुणा आपका हो जाएगा प्लस का 10, तो प्लस का 10 ये बराबर 0 आ गया। मैंने कहा था कि जब किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 के बराबर हो जाता है तो उसका अस्तित्व नहीं होता है, अतः ए इनवर्स संभव नहीं है। हाँ, चाहे ऋणात्मक वैल्यू चाहे धनात्मक कोई ना कोई वैल्यू है, लेकिन 0 ना आए। अगर कहीं पर किसी दिए गए आव्यूह का मान 0 आ गया तो उसका वहां पर उस स्थिति में अस्तित्व नहीं होता है। ओके, क्योंकि वो आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाता है। व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, दो प्रकार के आव्यूह पढ़ाए थे आपको हम, ठीक है, मैराथन क्लास में ही मैंने पढ़ाया आपको। आगे चलिए बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो तीसरे का भैया घा पाठ होगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रश्न होगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आने वाला है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर 1 को बार नहीं पढ़े हो, मैं तब भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन ध्यान से देखोगे इधर तब बतियाओगे, नहीं तब चैटिंग से छुट्टी मिल जाए तो इधर इस सवाल को देख लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए देखते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोग सोचोगे कि समझ में क्या नहीं है भाई। लिखा है कि शिक्षण कार्य की इस सवाल को जब 2 बार पढ़ोगे ना तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। शिक्षण कार्य की समयावधि में हड़ताल होने की जो प्रायिकता है वो आपकी 0.65 है, और हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में शिक्षण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की जो प्रायिकताएं हैं वो 0.80 तथा 0.30 हैं। शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको हम बता दें कि यहाँ पर आपको पहले दिया क्या गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक घटना हम ई माने, जो कि हड़ताल होने की प्रायिकता की बात की जाए, जैसे ई घटना मान लें कि माना जो ई के मतलब घटना कौन सी, हड़ताल होने की घटना। ई क्या है, हड़ताल होने की घटना है, होने की घटना को व्यक्त कर रहा है। और जो ई डैश है या ई बार लिख दो, ये हड़ताल ना होने की घटना को व्यक्त करता है, हड़ताल ना होने की घटना को व्यक्त करता है। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि हड़ताल होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, ठीक, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.65 दिया गया है। अच्छा, जब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान पता होता है तो तुरंत हम ये निकाल सकते हैं कि उस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता पता है और ना घटित होने की प्रायिकता निकालना है तो सूत्र होता है, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो, 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। घटना के ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, या अगर मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता। अगर हमें घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालनी हो तो 1 माइनस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। हमें निकालना घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, इसका मतलब 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता, और घटना के घटित होने की प्रायिकता है आपकी 0.65। 1 से 0.65 जाएगा तो 0.35 आ जाएगा। इस तरीके से घटना ना घटित होने की प्रायिकता 0.35 और घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.65। इतनी बात बताइए पहले क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब आगे लाइन को देखिए, यहां से लिखा है हड़ताल ना होने की, क्या लिखा, हड़ताल ना होने की, तो ना होने की तो आपको यहां पर लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, हड़ताल ना होने की, लेकिन आगे और कंडीशन दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हड़ताल होने की, दोनों चीज अभी देख लीजिए। इनका हड़ताल ना होने की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, फिर लिखा है तथा हड़ताल होने की स्थितियों में शिक्षण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की। मान लेते हैं कि जो शिक्षण कार्य के पूर्ण होने की प्रायिकता है वो ए है, तो बटे में ए हो जाएगा, मतलब शिक्षण कार्य पूर्ण हो और हड़ताल ना हो। तो मैंने कहा ना ए जो बटे में होता है इसका मतलब वो क्या, वो घटना घटित हो चुकी है, और उन्होंने कहा कि हड़ताल ना हो जबकि शिक्षण कार्य समयावधि में पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि हड़ताल हो और शिक्षण कार्य भी जो हमारा समयावधि में पूरा हो जाए, तो प्रायिकता दी गई। क्या दी गई, इन्होंने क्या कहा, देखिए ध्यान से, हड़ताल ना होने की
तथा उसके बाद लिखा है हड़ताल न होने की स्थितियों में शिक्षण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता। तो शिक्षण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की जो प्रायिकता वो अगर मैं ए मान रहा हूँ तो समयानुसार में उस समय विधि में जो शिक्षण कार्य पूरा हो रहा है वो स्थिति तो दी गई, वो तो कार्य हो ही चुका है, साथ ही में हड़ताल ना हो। तब प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दी गई पहली बार में 0.80। फिर इन्होंने कहा कि कार्य समयावधि में शिक्षण कार्य आपका पूरा होना चाहिए लेकिन हड़ताल होनी चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपन ए का मान दिया गया, कितना दिया गया है 0.32 दिया गया है। पहली बार अगर सवाल को देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी का तो नहीं समझ में आएगा, पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो जरूर समझ में आएगा। फिर लिखा है कि शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, तब एक प्रमेय होती है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर ये निकालना है कि शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता। तो शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, पूर्ण होने की प्रायिकता उसको मैंने किससे व्यक्त किया है, अभी आप देख सकते हो मैंने लिखा नहीं लेकिन मैंने ए से व्यक्त किया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान में ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट अपान में ए हो जाएगा, और ये बस यही होती है। तो यहाँ पर हमें निकालना है शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, जिसको मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से व्यक्त किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हड़ताल होने की जो प्रायिकता आई वो 0.65 आई, और कार्य समयावधि में पूरा हो जाए और हड़ताल भी हो जाए उसकी प्रायिकता आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है 0.32। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट की वैल्यू हमने निकाली 0.35, और गुणे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बाई ए का मान कितना आया है 0.80। इसे आप हल कर लीजिए, देखिए हल करोगे तो ये आपका हल हो जाएगा। देखिए 32 और 5 गुणा करोगे तो 160 होगा करीब करीब, 160 के 0 ताली हमने 16 हासिल आ गया, और 32 और छक्का 192, 192 में 16 जोड़ोगे 6 2 8, ये 208 आ जाएगा, 0.208 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे 0.208 प्लस 0.35 और 0.80 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 8 5 40, 8 3 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा भाई 28, एक जीरो और बढ़ा लेंगे, 0.4 अंक आगे लगा लेंगे यानी 0.28 आ जाएगा। इसको हम भैया जोड़ेंगे तो देखिए 08 आपका 8 हो जाएगा, फिर 0 और 0 0 हो जाएगा, 8 और 2 आपका कितना हो जाएगा भैया बताइए, गलती हुई क्या, हाँ गलती तो हुई है भाई, गलती हुई है, ये 0.800 है और ये 0.208 फिर 0 जोड़िए 088 और ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 0.4880। ठीक, तो शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 0.4880 हो जाएगी। आप सभी को पता है कि किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता का मान होता है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, तो प्रायिकता जो भी आएगी जब भी आएगी वो 1 से कम ही आएगी, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से हमारे तीसरे के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे के सभी पार्टों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, बढ़िया मस्त क्वेश्चन था ये। ठीक, अभी जब प्रायिकता की क्लास देंगे तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं। अब देखते हैं चौथे के पहले प्रश्न को। इसमें यह बोला गया है कि एक फलन f(x) है हमारा, जिसका मान चौथे का पार्ट ध्यान से देखिएगा। एक फलन f(x) है जिसका मान आपको sin x दिया गया है, और इन्होंने कहा कि जो प्रदत्त फलन है f सच दैट क्या दिया गया है, आपको एक ब्रैकेट दिया गया है 0 से π/2, मतलब इस फलन की जो रेंज है वो 0 से π/2 के मध्य है। इन्होंने ये कहा है कि फलन सच दैट 0 से π/2 इसके बीच में वैल्यू है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि gx, नहीं सॉरी ये गलती हुई थोड़ा सा मुझसे, टू रियल दिया गया है, मतलब इस वैल्यू से ये मान क्या है, ये प्रांत है, इस फलन का प्रांत है, और उसके बाद टू रियल का मतलब ये सह प्रांत को व्यक्त करता है। मैंने ये सोचा कि इतना दिया है क्या, ठीक, कोई भी फलन दिया जाए और फिर ऐसे दिया जाए रियल टू रियल, तो इसके बाद प्रांत भी वास्तविक से और सह प्रांत भी वास्तविक से, लेकिन यहाँ पर इस ब्रैकेट से यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब ये प्रांत है और ये सह प्रांत। फिर आगे इन्होंने कहा है कि एक फलन हमारा gx है और gx का मान कितना दिया गया भैया, cos x दिया गया है,
और इसमें ये दिया गया है कि जो g सच दैट है वो 0 से π/2 टू रियल, इसमें भी ये प्रांत ये सह-प्रांत है। इन्होंने कहा विचार कीजिए कि f तथा g एक एकी है। एक एकी के लिए f और g अलग अलग अगर हमें एक एकी दिखाना तो हम क्या करेंगे, fx1 अगर fx2 के बराबर दिखा दिया तो ये हो जाएगा भैया sin x1 बराबर sin x2। इस अंतराल के अंतर्गत अगर बात करें हम 0 से π/2 के मध्य में, अगर sin x1 बराबर sin x2 है तो ये पक्का है कि x1 बराबर x2 होगा। जैसे 0 से π/2 के बीच एक आप कोण ले लीजिए π/4 माने 45 डिग्री, तो जब ये आपस में बराबर होंगे तो कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, इसका मतलब ये एक एकी है। अतः fx क्या होगा, एक एकी है। अब इसी तरीके से gx को एक एकी दिखा देंगे, माना gx1 बराबर gx2, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, gx का मान cos x है तो cos x1 बराबर cos x2। अगर cos x1 cos x2 के बराबर है तो ये 100% है कि जो x1 होगा वो x2 के बराबर होगा। और अगर फलन की वैल्यू इक्वल दिखाने पर उनके अवयव बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब अतः हम ये कहेंगे कि जो फलन हमारा gx है वो क्या है, वो हमारा क्या है भैया, एक एकी है। क्या है, एक एकी। तो ये तो हो गया कि f व g आपके एक एकी हो गए। लेकिन इस प्रश्न में ये भी बोला गया कि f प्लस g एक एकी नहीं, आपको ये चीज दिखाना है, परंतु जो f प्लस g इसका मतलब ये है कि fx प्लस gx का मान भैया वो एक एकी नहीं है। कैसे नहीं एक एकी, देखिए fx का मान आपका sin x है प्लस gx का मान आपका कितना है, cos x है। अगर इसको हम क्या करें, इनके फलन की वैल्यू को ये x1 मान लें और बराबर इसको दिखा दें sin x2 प्लस cos x2। मैंने क्या कहा कि fx1 बराबर अगर fx2 दिखा दें, ठीक, और x1 बराबर x2 आ जाए तब इसका मतलब वो एक एकी है। यहाँ पर x1 x2 आपस में बराबर ना आए, देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम एक वैल्यू रख दें, जो x की वैल्यू आ रही है वो तो इससे आ रही है, आप देख सकते हो प्रांत की वैल्यू, तो x बराबर अगर हम π/3 रख दें और x1 बराबर, और x2 बराबर अगर हम π/6 रख दें इस समीकरण में, आप देखिए तो ये हो जाएगा sin π/3 प्लस cos π/6 बराबर sin, अभी समझ में आ जाएगा, कितना, x2 को π/6 माना ना, प्लस cos π/6, यहाँ पर π/3 कर लीजिए क्योंकि x1 बराबर π/3, x2 बराबर π/6 माना। अब sin π/3 मतलब sin 60 डिग्री की वैल्यू हुई थी √3/2 और cos π/3 की वैल्यू 1/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। आप देखिए इनके जो फलन की वैल्यू है यानी fx1 बराबर fx2 की जो वैल्यू है वो तो इक्वल आ रही है क्या, लेकिन जो x1 की वैल्यू थी वो x2 की इक्वल थी नहीं थी। हमने x1 की वैल्यू माना π/3 और x2 की वैल्यू माना π/6। इनके फलन की वैल्यू तो इक्वल है परंतु इनके अवयव आपस में बराबर नहीं, मतलब x1 बराबर x2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। और जब x1 बराबर x2 नहीं होता है तो इसका मतलब जो आपका फलन है, कौन सा फलन, f प्लस जी, वो क्या है, एक एकी नहीं, f प्लस जी एक एकी नहीं होगा। और यही चीज़ इस क्वेश्चन में यहाँ पर सिद्ध करनी थी। बताइए सभी विद्यार्थियों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जो विद्यार्थी पहली बार एक एकी अच्छा को देख रहे हैं उनको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाके पहले मैराथन क्लास पहले देख ले। एक एकी अच्छा तक एकदम मक्खन हो जाएगा टॉपिक, इतना आसान मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। समय को लॉस नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये चौथे का का पार्ट था, अब देखेंगे चौथे के खा पार्ट को। चौथे के खा पार्ट को देख लेते हैं। तो चौथे का खा पार्ट आपको क्या दिया गया है, इसमें ये बोला जा रहा है कि सदिश वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है, वेक्टर ए बराबर आपको क्या दिया गया है, 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 5k कैप। वेक्टर बी का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 2i कैप प्लस का j कैप और दिया गया प्लस का 3k कैप। इन्होंने कहा कि योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। भैया ये क्वेश्चन आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। मैं करीब ये 6वां 7वां सेट हल करा रहा हूँ, 7वां 8वां सेट होगा, और मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन का जो रिपीटेशन है, मतलब बार बार दोहराने वाली जो प्रवृत्ति है इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा है।
हर मॉडल पेपर में है। तो भैया इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसमें यह बताया गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश का मतलब होता है इकाई सदिश। तो योगफल के अनुदिश निकालना तो मतलब पहले हमें इनका योग करना है। तो योग करेंगे तो 2i कैप हो जाएगा भैया 4i कैप, 2j कैप और j कैप मिलके आपका हो जाएगा 3j कैप, हो जाएगा कि नहीं बताओ। -5k कैप और 3k कैप आपका मिलके हो जाएगा -2k कैप, हो जाएगा कि नहीं। अब इसके अनुदिश जो ये योगफल आया है इसके अनुदिश हमको मात्रक सदिश निकालना है। तो मात्रक सदिश का भैया फार्मूला होता है n कैप इक्वल टू जो सदिश है पहले उसको लिखते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2 कैप। फिर क्या करते हैं इसका माड़ निकालते हैं, क्या करते हैं इसका परिमाण लिखते हैं। तो इसका परिमाण आएगा 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और k के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से जो मात्रक सदिश आ जाएगा वो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप और बटे में 16 4 20 √29। इस तरीके से हमको इन दोनों सदिशों के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश का मान पता चल गया। बहुत सिंपल है। अंतर के इसी तरीके से पूछ सकते हो तो अंतर निकाल के ऐसे कर देंगे बस। अगला क्वेश्चन दिया गया कि दर्शाइए कि एक बिंदु दिया गया है सदिश के रूप में, क्या दिया गया है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। उसके बाद दिया गया है दूसरा i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप। उसके बाद c का मान दिया गया है 3i कैप माइनस का 4j कैप। उसके बाद दिया गया माइनस का 4k कैप। आपसे बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज के अगर शीर्ष हैं तो देखिए इसका परिमाण निकालेंगे, मॉड ए का परिमाण निकालेंगे तो i के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, j के गुणांक का स्क्वायर 1 आ जाएगा और k के गुणांक का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इस तरीके से √6 आ जाएगा। अगर मॉड b का मान निकालेंगे तो आप देख सकते हो i का गुणांक का स्क्वायर 1, 3 का गुणांक के स्क्वायर का 9, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, k का गुणांक 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही आएगा। तो 25 9 34 ये अंडर रूट आपका आ जाएगा 35। अच्छा यहाँ पर देखिए मॉड सी की वैल्यू, तो मॉड सी की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 16 16 32 32 और 9 कितना हो जाएगा √41। आप देखिए चूंकि यहाँ पर अगर देखें तो पाइथागोरस प्रमेय का पालन हो रहा है। इन्होंने कहा था कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो कि मॉड सी का जो स्क्वायर है वो मॉड बी के स्क्वायर और मॉड ए के स्क्वायर के बराबर है। मतलब एक भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। सिंपल सी बात है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं घ पार्ट। इसमें एक रिलेशन दिया गया है, एक समुच्चय दिया गया। आपको मैंने तुल्यता संबंध कई बार प्रूव कराया, मैराथन क्लास में ही इस क्वेश्चन को मैंने बताया है। ठीक, पहले ही मैराथन क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को बताया कि विभाजित करने वाला क्वेश्चन आता है। इन्होंने कहा कि एक रिलेशन दिया गया और ये जो रिलेशन दिया गया है रिलेशन सच दैट ए कामा बी, ठीक, ए कामा बी बिलोंग करता है जेड क्रॉस जेड में, ठीक है ना। इन्होंने कहा है सच दैट कि a माइनस बी जो है ये संबंध दिया कि a माइनस बी 7 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 7 से विभाज्य। ये चीज बात कही गई। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित संबंध दिखाइए कि यार संक्रामक संबंध है। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये सतुल्य समय संक्रामक है, इन्होंने केवल कहा कि आप दिखाइए ये संक्रामक है। 2 नंबर का सवाल है, ज़्यादा नंबर का होता तो सतुल्य भी पूछते, समय भी पूछते, संक्रामक। तो आपको हम बताएं पहली बात तो संक्रामक के लिए हम करते क्या हैं, संक्रामक की परिभाषा आती होगी। संक्रामक के लिए क्या करते हैं, हम मानते हैं कि ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। ए कामा बी अगर दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा तो भैया ए माइनस बी 7 से विभाज्य है। क्या है? 7 से विभाज्य है। अब आगे बात कही गई है तथा और क्या मानते हैं कि जो बी कामा सी है वो भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। फॉर ऑल ए बी सी जो अवयव आते हैं वो इस दिए गए सेट से आते हैं जिस समुच्चय पर हमारा ये संबंध परिभाषित होता है। तो बी कामा सी अगर दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब बी माइनस सी वो 7 से क्या है, विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। अब आप बताइए अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, तो क्या समीकरण 1 प्लस 2 से हमें ये मिल जाएगा कि a माइनस सी 7 से विभाज्य है? अगर ये मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि a कामा सी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। और अगर a कामा सी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर गया तो आप कहोगे अतः जो संबंध R है वो क्या है, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन है।
अब कैसे आप बताइए। आप देखिए अगर इन दोनों को जोड़ें तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा कि नहीं। तो ए माइनस सी 7 से विभाज्य हो जाएगा कि नहीं। ए बी सी है क्या, इन्होंने प्रश्न में बताया कि जो ए कामा बी ये जो अवयव आए हैं ये पूर्ण संख्याओं के समुच्चय पर आधारित है। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय पर आधारित, अगर पूर्ण कोई संख्या जैसे ले लें, यहाँ पर हम जैसे ले लेते हैं 1 ले लें, ठीक, और उसके बाद 8 ले लें, 1 ले लें फिर 8 ले लें, ठीक। तो 1 से 8 घटाएंगे तो -7 मिलेगा और 1 से 8 घटाएं पर -7 मिलेगा जो कि 7 से विभाज्य है। फिर हम 8 ले लें और 15 ले लें, क्या ले लें, 8 ले लें 15, और 8 से जब 15 घटाएंगे तब हमको मिलेगा -7 जो कि आपका क्या है 7 से विभाज्य है। तो क्या हम 1 से अगर 15 को घटाएंगे तो जो हमें 14 संख्या मिलेगी वो 7 से विभाज्य है। तो जी कहोगे हाँ विभाज्य है, और अगर है विभाज्य तो इसका मतलब ये दिया गया संबंध संक्रामक है। ओके, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को जो ये मॉडल प्रश्न पत्र था इसके मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो कि 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व करा दिए। फिर आप लोगों को एक मॉडल प्रश्न पत्र की क्लास मिलेगी, इसके बाद आप लोगों को हम सदिश बीजगणित की मैराथन दे देंगे, फिर आपको एक मॉडल प्रश्न पत्र की क्लास दे देंगे। इस तरीके से आपको लगातार क्लासें मिलती रहेंगी और आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी चलती रहेगी। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं धुआंधार प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।